सऊदी अरब के सरमायाकार, क्योंकि आपको मालूम है कि जी एक SIFC बनाई गई है और साथ ही साथ ये खुशखबरी हर तीसरे दिन, हर तीसरे महीने, हर 15 दिन बाद दे दी जाती है और फिर वफूद का तबादला होता है। कभी एक मुल्क से वफद आ रहा है, कभी UAE से आ रहा है, कभी कतर से आ रहा है, कभी सऊदी अरब के दोस्त आ रहे हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद आते हैं और कारोबारी लोग आते हैं सरमायाकारी के लिए, उनको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, उनकी खिदमत की जाती है और फिर MOU साइन होते हैं। लेकिन अभी तक जो है 1 रुपया भी पाकिस्तान में नहीं आया और वो सब के सब एक बात बुनियादी तौर पे वो कहते हैं कि आपके यहाँ मामलात ठीक नहीं है। तो SIFC बनाई गई थी कि वन विंडो ऑपरेशन होगा और फील्ड मार्शल उस वक्त आर्मी चीफ खुद देखेंगे और इन चीज़ों को, और उसमें भी अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसमें ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि जनाब सऊदी सरमायाकार जो हैं वो वापस जा रहे हैं और वो दिल बर्दाश्ता हैं। और पहली बात तो ये है कि चाइना भी आपको यही कह रहा है कि सियासी इस्तेहकाम और गुड गवर्नेंस लेके आएँ और बाकी जो भी सरमायाकार आएगा वो देखेगा कि आपके यहाँ अदलिया आज़ाद है कि नहीं है, इंसाफ है या नहीं है, और अगर कोई लिटिगेशन होती है तो उनके जो हकूक़ हैं वो महफूज हैं या नहीं हैं, वो ये देखेंगे। और जब उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और कुछ भी ठीक नहीं है, तो वो क्यों आपके पास सरमायाकारी करने आएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान के सरमायाकार तो सऊदी अरब जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं और वो अपना सरमाया वहाँ से निकाल रहे हैं और इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो क्यों कोई सरमायाकार आपकी तरफ आएगा? और जब फिर आप उसको इंसेंटिव भी नहीं देंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, वो क्यों आएगा? और फैसिलिटेशन क्यों नहीं दी जाती, ये भी आपको मालूम है कि जनाब वो कहते हैं कि हमें कितना मिलेगा, किकबैक्स कितने आएंगे, किकबैक्स होंगे तो आपको हम आपकी फ़ाइल चलाएंगे, अगर किकबैक्स नहीं होंगे तो हम आपकी फ़ाइल क्यों चलाएं? तो ये भी होता है। तो बहरहाल अब ये अक़दा खुला है और साबिक हैं जी वज़ीर हैं और उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म के वादे के बावजूद सऊदी सरमायाकार ग्रुप के मसाइल हल ना हो सके। और साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी अज़फ़र अहसन ने, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने कहा है कि जी सऊदी सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें डाली जा रही हैं और वज़ीर आज़म के वादे के बावजूद सऊदी सरमायाकार ग्रुप के मसाइल हल नहीं हो सके और हाँ, सऊदी हुकूमत और सरमायाकार 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी और रेगुलेटर के मनफी रवैयों से परेशान हैं और ये भी कि सरमायाकारी के मसाइल हल होने तक के इलेक्ट्रिक में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी मुमकिन नहीं और के इलेक्ट्रिक में ताख़ीर से पाकिस्तान का निजकारी प्रोग्राम बदनाम हो रहा है। और अज़फ़र अहसन साहब ने ये कहा है कि आलमी सरमायाकार पाकिस्तान को देख रहे हैं, तासुर ख़राब ना करें, तो पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए महफूज और काबिल एतबार बनाना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि क्यों नहीं काबिल एतबार बनाया जा रहा? असल में मसला ये है कि वो कहते हैं कि किकबैक्स कितने मिलेंगे, हमारे बोझे में कितने जाएंगे, और हमारे बोझे में अगर कुछ जाएगा तो हम आपकी फ़ाइल को चलाएंगे और आगे लेके जाएंगे, अदरवाइज अगर हमें कोई इंसेंटिव नहीं है तो फिर हम आपको क्यों फ़ायदा कोई पहुंचाएं। तो ये है क्योंकि जो सूरत हाल है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक और मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी है कि एम्बेजलमेंट की, और एम्बेजलमेंट हो रही है, माली बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, खुर्द-बुर्द हो रहा है, ओवर ड्राफ्टिंग हो रही है और ओवर बिलिंग हो रही है और अपने पाँव से ज़्यादा फैलाया जा रहा है। तो ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान 2023-24 की रिपोर्ट है और उसमें ये फेडरल लेवल की है। पंजाब का हम पहले ही बता चुके हैं कि वहाँ पे भी 1200-1400 अरब वहाँ पे घपला हुआ है और उसके बजाय इसके कि उन घपलों को कंट्रोल किया जाता है या उसका ऑडिट किया बनाया जा रहा है कि इसके बारे में आप सवाल ही नहीं उठा सकते। अब ये फेडरल गवर्नमेंट है, वो भतीजी का चचा के दौर में क्या हुआ जी 23-24 में, चचा के दौरे हुकूमत में तकरीबन वो कहते हैं जी कि
ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, 1100 अरब से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और नुकसानात हुए हैं और दीगर मसाइल हुए हैं और मालियाती नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की गई है और गैर मजाज अदायगियाँ की गई हैं, इदारा जाती कंट्रोल नहीं है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो स्कैंडल आया है फेडरल गवर्नमेंट का 23-24 का, उसमें है जनाब 35,90,000 टन गंदम जो है वो मंगवाई गई थी। वो सबसे बड़ा स्कैंडल है इस गवर्नमेंट का, लेकिन उस पर बोलने की इजाज़त नहीं है। और उस गंदम स्कैंडल में 300 अरब से जायद का नुकसान हुआ और मुकामी मंडी को, किसानों को नुकसान पहुंचा। लेकिन मज़ा लूटा किसने? मज़ा लूटा जिन्होंने वो गंदम इंपोर्ट की थी, जिन्होंने वो गंदम मंगवाई और वो गंदम थी भी नाक़िस, और बावजूद कि पाकिस्तान में गंदम मौजूद थी, बाहर से गंदम मंगवाई गई और आगे फिर अपने पैसे भरे गए। नदीम अफजल चंद साहब और ऑन अब्बास जो हैं वो मुसलसल इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक खामोशी है, मुकम्मल सन्नाटा। सब खामोश हैं, नैब भी खामोश है, FIA भी खामोश है और हमारे फील्ड मार्शल भी खामोश हैं। कोई नहीं बोल रहा कि पूछे कि जनाब ये हुआ क्या है। तो इसमें पूरी तफसील दी हुई है उस सारी सूरत हाल की कि किस तरीके से किस महकमे में कितने जो है वो हुए हैं जी खुर्द बुर्द के फर्जी अदायगियों के 5 केसेस हैं, जिसमें 690 अरब रुपया 690 अरब रुपया फर्जी अदायगियां की गई हैं, यानी जो है नहीं लेकिन कर दी गई 690 अरब रुपया। और 107 रिकवरी केसेस की निशानदी की गई है और 29 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें 160 अरब रुपए की जो है वो खुर्द बुर्द है, 160 अरब रुपया। और ये 23-24 की रिपोर्ट है और इंतहाई शर्मनाक किस्म की ये रिपोर्ट है। और ये हैं, अब फिर कहते हैं कि जनाब आप इनको बुरा ना कहें और इस जाली ख़ानदान की और इस जाली निज़ाम की ताबेदारी करें और इस जाली निज़ाम की तारीफ़ करें और इसमें से कोई नक़्स ना निकालें। उधर भतीजी जो हैं पंजाब में और चचा जो हैं फेडरल लेवल पे, हर सब मालो माल हर्ज हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं है, गुर्बत उससे ज़्यादा बढ़ रही है, 22% जो है वो महंगाई बढ़ चुकी है, गुर्बत 44% पे चली गई है। इससे ज़्यादा जुल्म और क्या आप करेंगे इस ममलकत खुदादाद और पाकिस्तानियों के साथ। अब आते हैं अगली खबर की तरफ, क्योंकि हम ज़रा थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी और कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपको दिया करेंगे जी, आइंदा से। और ये फ़ैसला है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, शानदार फ़ैसला है मैं समझता हूँ, क्योंकि ये फ़िस्ताई दौर में इन्होंने कोशिशें तो बहुत की हैं कि हर मामला उठा के आईनी बेंच के सामने रख दिया जाए और आईनी बेंच में अपने पसंदीदा जजेस हैं, उनसे जो मर्ज़ी फ़ैसला ले लिया जाए। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से जो है वो केस निकल जाता है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों इमरान खान साहब से बहुत कोशिश की गई कि उनकी कस्टडी वो हैं जेल में इस वक़्त कैदी हैं, आपको मालूम है। उनसे वॉइस मैचिंग का एक टेस्ट ले लिया जाए इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में और कोई उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करवा ली जाए और फिर कोई और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा ली जाए 9 मई के हवाले से। लेकिन उन्होंने इनकार किया और वो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करवाया और उसके साथ-साथ उनके वकील ने भी कहा। तो अब आपको मालूम होगा, रिकॉल करें, सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू करवाया गया था एक, और पहले उनको अगवा किया गया, फिर उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ और रिकॉर्ड नशर हुआ। उसके बाद उसमें फिर दूसरा सदाकत अब्बासी साहब का हुआ था और एक आपका इंटरव्यू हुआ था जी अली नवाज़ चौहान साहब का हुआ था और फिर इस तरीके से शेख रशीद इंटरव्यू हुआ था, जो कैद में थे, कैद में होते थे, लापता होते थे, उनके इंटरव्यू करवाए जाते थे, डायरेक्ट ले जाके टेलीविज़न चैनल पे बिठा दिया जाता था और वहाँ से उठा के वापस उनको जेल में डाल दिया जाता था। ये इंटरव्यूज़ हुए, मुख्तलिफ़ रहनुमाओं के हुए, जेल से निकाल के ला के इंटरव्यू दिखाया गया और रिकॉर्ड करवाया गया, तो उसके बाद फिर चलाया जाता था वो इंटरव्यू और फिर उस इंटरव्यू की बुनियाद पे जो है वो अ, तहवील में भी इंटरव्यू लिए गए और ये आप रिकॉर्ड करवा दें।
تو اس کو پھر استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ کو جو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی، تو ان کے انٹرویوز دوران حراست ریکارڈ کر کے ان کو سزائیں سنائی گئیں. سزائیں سنا کے پھر وہ انٹرویو جو ہے ان کے بیانات وہ پھر دے دیے گئے میڈیا کو اور ٹیلی ویژن چینلز کو دے دیے گئے کہ آپ ان کو نشر کریں. اور ان کو نشر کر کے پھر کہا گیا کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے تو اعتراف جرم کر لیا ہے، اور اعتراف جرم کر لیا اس لیے ہمیں ان کو سزائیں سنا دی ہیں. تو اطہر من اللہ صاحب کے پاس یہ کیس آیا اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وہ فیصلہ دیا ہے، اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اب یہ امپلیمنٹ ہوگا سب کے لیے، عدالتی نظیر جسے کہتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ زیر حراست ملزمان کے انٹرویو سے متعلق اہم فیصلہ. عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ اعتراف جرم صرف آزاد ماحول میں ممکن ہے. زیر حراست ملزم کا انٹرویو قابل قبول شہادت نہیں ہے، اور نہ ہی اس بنیاد پر اسے سزا سنائی جا سکتی ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 25 صفحات پر مشتمل فیصلہ یہ تحریر کیا ہے، اور جس میں قتل کیس میں یہ قتل کیس تھا، اور اس میں ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ کر کے انہوں نے کہا جی یہ انٹرویو ہے اور یہی اس کے خلاف گواہی ہے، اور انہوں نے اس کو سزا سنا دی تھی. اور عدالت نے یہ قرار دیا کہ اعتراف جرم صرف مجاز افسر یا میجسٹریٹ کے سامنے آزاد ماحول میں ہی قابل قبول ہوتا ہے. اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ زیر حراست ملزمان اکثر دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور کئی بار دباؤ سے بچنے کے لیے جھوٹا اعتراف بھی کر لیتے ہیں. اور عدالت نے فیصلے کی نقول جو ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں، پیمرا اور وزارت اطلاعات کو بھجوانے کا حکم دیا ہے. اور عدالت نے کہا ہے کہ کسی رپورٹر کو زیر حراست ملزم تک رسائی دینا معمولی بات نہیں ہے، اور ایسا طرز عمل میڈیا ٹرائل کا سبب بن سکتا ہے. اور سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ ہر ملزم اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک منصفانہ ٹرائل سے مجرم ثابت نہ ہو جائے. تو یہ سپریم کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 25 صفحات پر فیصلہ دیا ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ یہ فیصلہ پیمرا کو بھی بھیجا جائے، یہ فیصلہ صوبائی حکومتوں کو بھی بھیجا جائے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بھیجا جائے. اور یہ جو ہم میڈیا کے خاص طور پہ یہ ایک جملہ آپ کو دوبارہ سناتا ہوں. یہ خاص جملہ لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ کسی رپورٹر کو زیر حراست ملزم تک رسائی دینا معمولی بات نہیں، اور ایسا طرز عمل میڈیا ٹرائل کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ میڈیا ٹرائل پچھلے 3.25 سال سے کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد تو بہت زیادہ اس کا استعمال کیا گیا. اور مختلف ہمارے رہنما جو ہیں، عثمان ڈار صاحب میرے ذہن سے نام آ رہا تھا، عثمان ڈار صاحب کا انہوں نے انٹرویو کروایا، اور صداقت عباسی کا کروایا، شیخ رشید صاحب کا کروایا، علی نواز چوہان کا کروایا، اور بے شمار لوگوں کے انٹرویوز کروائے گئے زیر حراست. اور ان کو کہا گیا کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہ تحریر کردہ فیصلہ اب عدالتی نظیر بن چکی ہے، اور اس کا فائدہ سب کو ہوگا، اور یہ اکراس دا بورڈ ہوگا، کیونکہ یہ عدالتی نظیر بن چکی ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو اٹھائیں اور اٹھا کے جیسے اعظم خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا، عمران خان صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے، پھر ان کو ان کا جو ہے ان کے زیر حراست ان کا ایک بیان ریکارڈ کیا گیا، اور بیان ریکارڈ کر کے تو پھر دیا گیا. ہمارے دوست ہیں کامران شاہد صاحب، ان کو دیا گیا، انہوں نے ایز اٹ از انہوں نے پڑھ کر سنا دیا، اور اس میں لکھا تھا کہ یہاں پہ فوٹیج لگانی ہے، تو وہ بھی یہاں پہ آواز سنانی ہے، تو وہ سارے کا سارا ایئر ہو گیا تھا، تو نشر ہو گیا تھا اسی طریقے سے. تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں، اسی طریقے سے شہریار افریدی صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا. یہ سارے لوگ گرفتار رہے ہیں بیچارے، اور ابھی بھی بے شمار جو ہیں ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. اور اسی بنیاد پہ اسی طریقے سے فوجی عدالتوں سے جو سزائیں سنائیں، اور ان کے بھی انٹرویوز ریکارڈ کیے گئے، اور ریکارڈ کر کے اور کہا گیا کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے. تو ایسے کسی
بیان کا، ایسے کسی انٹرویو کا، ایسے کسی اعتراف جرم کا کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے۔